जी करो। हाँ मैं तो तैयार हूँ। अच्छा। अभी रुकना है तो रुक जाइए, आपकी जैसे मर्जी है। एंगल देख, एंगल बता दो मेरे को, एंगल सही है ना? हाँ जी, तो सही लग सभी रही को है पिक्चर। हाँ जी, ठीक है सर। हाँ, तो सभी को आवाज भी, सुबह आवाज भी ठीक है ना इसकी? आवाज भी ठीक है आपकी। हाँ जी, हाँ, नहीं तो फिर तो मैं सभी यहाँ पर जाना ठीक है, वहाँ पर ठीक था, यहाँ पर कैसे है? ऐसे भी ठीक है। ऐसे भी ठीक है। तो हाँ इसको जी मैं म्यूजिक का देखता हूँ, ये थोड़ा सा हाइट हो जाएगा, अच्छा दिखाई देगा सामने। अब कैसे लग रहा है? सर, पहले थोड़ा अभी हेजी हो गया है। पहले ज्यादा बेटर था। पहले ठीक था, अभी हेजी हो गया है थोड़ा। इजी हो थोड़ा एंगल ठीक करिए थोड़ा। गया। सही रहेगा बहुत। सर, कैमरा थोड़ा सा ऊपर। हाँ जी, बस थोड़ा और बस। अभी भी हेजी है आपकी पिक्चर, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। कैमरा ऊपर, आपका फेस ऊपर से थोड़ा। अब ये एंगल ठीक है। ये थोड़ा सा पीछे हेजी है पिक्चर आपकी। इजी क्यों होती है ये? कैमरे में से दिखता है। अब ठीक है सर, बिल्कुल परफेक्ट है। अब रहने दीजिए हाँ, ऐसे। ठीक हाँ है, मैं उस लाइट को बंद करता हूँ, शायद उसकी हाँ, वजह से। ठीक है। हाँ, अब कैसे लग रहा है? ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, नीचे वाले में रखूँ या ये एंगल सही है? ठीक है, बिल्कुल। ओके, फिर थैंक यू जी। स्टार्ट करते हैं। तो सभी एकेडमी ऑफ माइंड टेक्निक के पार्टिसिपेंट्स को सुबह का नमस्कार। और आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, बिकॉज आज हिंदू कैलेंडर का नव वर्ष भी है, नवरात्रों की भी शुरुआत है। और हमें डॉक्टर मथारू के लेक्चर के रूप में ब्लेसिंग्स भी मिलने वाली हैं। तो हमने डॉक्टर मथारू से माइंड टेक्निक के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करना और प्रिस्क्रिप्शन देना, उनकी क्लासेस अटेंड करके, लाइव क्लासेस और वेबिनार्स और लाइव सेमिनार्स करके हमने सीखा है काफ़ी। और इसके लिए डॉक्टर मथारू को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वेरी गुड डॉक्टर, ही इज अ थॉरो जेंटल ह्यूमन बीइंग। और उनका जो सिखाने का तरीका है, और जो डॉक्टर्स के साथ भी, जो पेशेंट्स के साथ भी उनकी डीलिंग है, वो बहुत ही ह्यूमेन है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी। सर से जो भी सीखा है, बस मैं एक छोटा सा केस शेयर करके आगे हैंड ओवर कर दूंगी। ये एक थोड़े दिन पहले, क्योंकि सर के कहने से ही और सर की हिम्मत से, सर के सीखने से कुछ पैथोलॉजिकल केसेस में इतने फास्ट रिजल्ट मिल रहे हैं। एंड उसके लिए रियली डॉक्टर मथारू जो है, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू सर। तो एक ये छोटा बच्चा था, 6 इयर्स का बच्चा है, छोटा। तो ये मेरे पास जनवरी में आया था। इसको हिमेचूरिया हो रहा था 2 मंथ से। और ये अपने पेरेंट्स के साथ नहीं, बल्कि अपने बुआ के साथ रहता था। तो इसके बारे में जब मैंने पूछा, इसके नेचर के बारे में उनसे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो है वो बड़ा शांति पसंद बच्चा है, और ज़्यादा शोर शराबा नहीं करता, इसको पसंद भी नहीं है शांति ज़्यादा। और ये जो है वो बहुत कहना मानने वाला बच्चा है। जिद भी नहीं करता, कोई चीज हो उसके पीछे नहीं पड़ता कि मुझे यही दिलवा के दो, हालांकि ये सिर्फ 6 साल का है। और ये अपनी, मैंने कहा ये अपनी, पूछा इसको अपने अपने चीजों को, अपने बुक्स को, अपने टॉयज को कैसे रखता है। तो उन्होंने बोला ये अपने सब चीजों को बहुत समेट के रखता है। और फिर मैंने पूछा कि इसका गुस्सा, रोना, चिड़चिड़ापन। तो बोले कि गुस्सा नहीं करता है ये, बहुत जेंटल बच्चा है, शांत बच्चा है। और अगर रोता है तो ये ना, इसका पता नहीं चलता कि ये रो रहा है, ये चुपचाप रोता है। इसके आंसू आते हैं तभी हमें पता चलता है कि ये रो रहा है, चुपचाप रोता है। तो और उन्होंने बोला कि अपने ना ये, हालांकि ये 6 साल का है, और ये बड़ा अपने काम खुद कर लेता है, अपने कपड़े भी पहन लेता है, शूज भी पहन लेता है अपने आप। तो ये बड़ा इंडिपेंडेंट टाइप का बच्चा है, और अपने टॉयज को भी बड़ा समेट के रखता है, अपनी हर चीज को समेट के रखता है। तो ये केस था। और इसकी जो
रिपोर्ट्स थी पैथोलॉजिकल, वो इसके आरबीसीज आ रहे थे यूरिन में 20 to 30 ब्लड पॉजिटिव, और हीमोग्लोबिन इसका कम था 10.8। बस ये इसकी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट थी, और अल्ट्रासाउंड जो था वो नॉर्मल था। और ये लोग यूरोलॉजिस्ट को दिखा कर आए थे, 2 महीने से ट्रीटमेंट करा रहे थे और कोई आराम नहीं था, तो किसी के कहने से आए थे मेरे पास। तो मैंने जैसे सर बिल्कुल सिंपल रूब्रिक्स हमें सिखाते हैं ऐसे लेना है वर्जन पेशेंट के हिसाब से, क्योंकि छोटा बच्चा, ऑब्जर्वेशन मेरी यही थी कि वो आराम से बैठा हुआ था और ज्यादा हिल डुल नहीं रहा था इधर उधर। तो मैंने जो इसके रूब्रिक्स बनाए थे वो ये थे कि ये यील्डिंग बच्चा है, यील्डिंग डिस्पोजिशन इन चिल्ड्रन, एक ये लिया, और एक क्वाइट डिस्पोजिशन, ये शोर शराबा नहीं करता, आराम से इसको शांति पसंद है, और ये अपने टॉयज और हर चीज को समेट के रखता है, तो मैंने फास्टिडियस लिया। और ये हर काम अपने आप कर लेता है, तो मैंने इंडिपेंडेंट लिया। और एक ये है चुपचाप रोता है, ये मुझे बहुत ही पिक्यूलियर लगा ये वाला सिम्टम, कि बच्चे अक्सर शोर मचा के रोते हैं और पता चलता है कि बच्चा रो रहा है, लेकिन ये चुपचाप रोता है। तो मैंने जब रिपोर्टरी में देखा तो वीपिंग साइलेंटली इन चिल्ड्रन में आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि एक ही रेमेडी थी सीपिया, और मेरी सीपिया जो थी वो सारे रूब्रिक्स को कवर कर रही थी। तो मैंने इसको सीपिया 30 दी, और अगले दिन मैंने उनको बोला था मुझे फोन करके बताना इसका हाल। तो उन्होंने बोला जो इसको ब्लड आता था यूरिन में 4-5 बार आता था, अब सिर्फ इसको आज पूरा दिन तो नहीं आया, रात को आया, और अगले दिन भी मैंने कॉल किया तो अगले दिन नहीं आया था, फिर उससे अगले दिन 1-2 बार आया। फिर उसके बाद पेशेंट ने मुझे कॉल नहीं किया, तो मुझे थोड़ा सा एंग्जाइटी हो रही थी कि पेशेंट कैसा है, तो जिस जिस रेफरेंस से वो आए थे मैंने उसको कॉल किया, तो उसने मुझे पता करके बताया कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसको कोई यूरिन में ब्लड नहीं आ रहा और वो एकदम परफेक्ट है। तो मैंने टेस्ट करवाने के लिए बोला, लेकिन शायद पेशेंट्स जो होते हैं और उनके पेरेंट्स जब बच्चा ठीक हो जाता है या ठीक हो जाते हैं तो फिर उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो अब तक उसकी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। कल भी मैंने मैसेज से पूछा था, तो ही इज परफेक्ट फाइन। सो थैंक यू सर, दिस इज वन केस, और ऐसे हम और भी केसेस कर रहे हैं, बट हम आपको आज ज्यादा सुनना चाहते हैं। तो आई हैंड ओवर टू डॉक्टर विनायक। प्लीज डॉक्टर विनायक, प्लीज यू स्टार्ट। डॉक्टर राशि, आपका माइक ऑन है? डॉक्टर विनायक हैं, डॉक्टर विनायक। सर आप स्टार्ट कर दीजिए, फिर कोई बात नहीं, आप स्टार्ट करिए, हम टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहे, आपसे ज्यादा सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आपको। कोई बात नहीं। डॉक्टर राशि, आर यू देयर? मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर। नमस्कार जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी सर। जी जी नमस्ते। जी नमस्ते। मैंने साहब कहाँ चले गए? बस ठीक है सर, आप ही के सामने हैं। और सब ठीक है? बस दुआएं सर आपकी। ठीक है, करें कुछ बातचीत आज की, शुरू करें। जी 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 प्लीज। ओके, थैंक यू, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज मेरे को कल मैसेज मिला कि कल क्लास के लिए आना है, तो मैंने डॉक्टर राशि को बोला कि कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा। तो मैं सुबह जल्दी जल्दी उठ के कोशिश की आने की और आपके साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो डॉक्टर राशि जी ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। सर आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही, वो शायद स्पीकर। एक्चुअली वो ना, आज मेरे को, मैं इसको नजदीक कर लेता हूँ जरा, और कैसे कर लेता हूँ।
हाँ, अब कैसे लग रही है? अब बिल्कुल परफेक्ट है सर। हाँ, तो मैं ऐसे काम चला बिल्कुल लेते हैं ना, है ना? परफेक्ट, ठीक है सर। हाँ, तो वो ईयरफोन्स नहीं है, आज मेरे को नहीं मिल पाए, इसकी वजह से। अब तो सही रहा ना आवाज? बिल्कुल सही है सर। ओके। तो मैं डॉक्टर राशि के जो अत्यंत इनके जो काम करने का इतना प्रयास है, उसके लिए रियली धन्यवाद करता हूँ इनको। और आप सबको वेलकम कि आप इतना जल्दी गैदर होने की प्रयास करते हो, आप इतनी जल्दी आ जाते हो। अच्छी कोई बातचीत हम करते हैं बैठ के। तो एक मैं और बात करूंगा, मुझे आज बहुत खुशी हुई कि डॉक्टर पूनम बत्रा जी ने अपना एक एक्सपीरियंस बताया, जो डॉक्टर सहगल साहब को सुन करके उन्होंने उनकी बुक्स को पढ़ के और अपने प्रैक्टिस में इतना अच्छा क्रिएशन दिखाया। यही हमारा मंतव्य है। तो डॉक्टर पिने साहब ने भी उसमें इतने अच्छे एग्जाम्पल्स दिए, डॉक्टर राशि जी ने दिए, और भी हमारे बहुत डॉक्टर्स हैं जो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। पर एक बात मैं और कहनी चाहूंगा इसमें कि इसके साथ साथ ये लर्निंग एंड शेयरिंग का जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, हम केसेस बताते हैं। केस बताने का एक ही मकसद है कि हम अपने विश्वास को जुटा पाए कि होम्योपैथी कितनी कारगर साइंस है, स्पेशली माइंड टेक्निक जो हमें हमारे परम गुरु डॉक्टर सहगल साहब ने दिया। उसका विश्वास हमें होता है जब हम इसे शेयर करते हैं। बट इसके साथ में एक और बात आपसे कहनी चाहूंगा कि ये इस लर्निंग का जो हमारा मंतव्य है, एक और भी है। इसके दो मंतव्य हैं। आज बैठने के, जैसे हम बैठ के एक दूसरे से बात शेयर करते हैं, इससे हमारी नॉलेज बढ़ती है। लेकिन ये हमारी जो बातचीत है वो व्यक्तित्व रहेगी। अगर मैं कुछ काम करता हूँ, उसमें मेरा अपना भला है, मैं अपना परिवार चलाता हूँ, मैं अपने आप को विकसित कर रहा हूँ, ये एक मेरा अपना मकसद इसमें पूरा हो रहा है। मैं आपके साथ कुछ बात शेयर करता हूँ, आप अपने आप को परफेक्ट बनाते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस में कामयाबी को ग्रहण करते हैं, तो ये आपके लिए आपका एक व्यक्तित्व मामला बन जाएगा। पर हम होम्योपैथी के लिए क्या कर रहे हैं, एक अलग पार्ट रहेगा। ये दोनों पार्ट बराबर बराबर के हैं, पैरेलल चलेंगे। हम आज तक जितनी बातें हम कर रहे हैं वो अपने आप को विकसित करने की और अपने आप को बचाने की कर रहे हैं, कि कैसे हम अपने आप को उन गुणों को ग्रहण करें जो हमारे गुरुओं ने बताए, और कैसे उनको यूटिलाइज करें प्रैक्टिस में। उससे क्या होगा, हमारा अपना विकसित होगा। ये यात्रा हमारी अपने आप को विकसित करने तक की है। होम्योपैथी की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो भी मुझे लगता है, मैंने एक पोस्ट देखी थी एएमटी में, किसी डॉक्टर साहबान ने डाली थी, मेरे हृदय को बहुत दुख हुआ। मेरे को नाम याद नहीं है उनका, शायद एएमटी में किसी को पता होगा। तो वो पोस्ट को देख के मुझे एक तकलीफ हुई मन को, कि हम कोशिशें कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्तित्व कोशिश है, इसमें हमारी जो डेवलपमेंट होगी वो व्यक्तित्व है। मेरी अपनी प्रैक्टिस चलेगी, आपकी अपनी चलेगी, लेकिन हम होम्योपैथी के लिए क्या कर रहे हैं? होम्योपैथी के लिए कोई भी, हम, हमारा बच्चा, हमारी न्यू जनरेशन, समाज,
सोसाइटी इसको क्यों चुनेगी? अगर आपके बच्चे एमबीबीएस की तरफ जाते हैं, इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं और किसी प्रोफेशन की तरफ जाते हैं, तो उसका मकसद क्या होता है? कभी आपने सोचा कि आप इच्छा लेके कभी नहीं जाते? कभी किसी ने एडमिशन लिया हुआ होम्योपैथी में, बहुत सारे लोगों ने ऐसे लिया कि जहां मिला, जो काम मिला वो करना। मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा डॉक्टर बनने के लिए होम्योपैथी में आया हो, और एलोपैथी में भी ऐसा ही। कोई बहुत अच्छा डॉक्टर बनने के लिए एलोपैथी में आया हो, जिसकी मनो इच्छा हो कि मैं दुनिया में बीमार लोगों को कितनी गहराई तक ठीक कर सकूंगा, कितने अच्छे से ठीक करूंगा, ये मतलब नहीं होता। मतलब कुछ और होता है। मतलब क्या होता है? जीवन को चलाना है ना, दिनचर्या को चलाना है, रोजगार को देखना है, आगे परिवार बढ़ाने हैं, परिवारों को देखना है, परिवारों को चलाना है। उसके लिए किस चीज की जरूरत है? उसके लिए हमें इकोनॉमिकली साउंड होने की जरूरत पड़ेगी, तब होगा। इकोनॉमिकली साउंड हम कैसे होंगे? अगर हमारी रिकॉग्निशन समाज में है, समाज हमें रिकॉग्नाइज करता है। अगर हमारे डॉक्टर, अगर हम ये कह के करते हैं कि होम्योपैथी तो जी बहुत ही सस्ती है, ये सिंपल है, सस्ती है, तो हम अपनी गुणवत्ता को तो बढ़ा लेंगे लोगों में। लोगों को हम फ्री कैंप लगाए, फ्री मेडिसिन बांटते रहे, फ्री सब कुछ करते रहे, ये बुराई नहीं है, लेकिन प्रोफेशन को हम क्या दे रहे हैं? कोई कभी आपने सुना है कि मैकडोनल्ड ने कभी इतने फ्री में सब कुछ बांटा? लेकिन उन्होंने अपना स्टेटस बनाया। बाटा ने कभी जूस बांट के देखा है आपने कि भाई ऐसा ऐसा इतनी बढ़िया कंपनी है कि फ्री में सब कुछ कर रहे हैं? मैं फ्री में करने के विरोध में नहीं, बट हम जिस चीज को फ्री कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता कम हो रही है। आज गोल्ड की कीमत 1 लाख रुपए के करीब है। क्यों है क्या इसमें? कि ये खाने के काम आता है ना? क्या इससे बॉडी को कुछ मिल जाता है क्या? कुछ भी नहीं। इसमें एक वैल्यू बनी हुई है सोसाइटी में, उसकी वजह से लोग इसके ऊपर तरफ भागते हैं। अगर आज एक नोशन चला जाए यहाँ से कि गोल्ड इज वैल्यूलेस, उसको कोई पहनना ना चाहिए, उसको कोई पसंद करना ना चाहे, तो उसकी वैल्यू नीचे आ जाए। हो सकता है आयरन की वैल्यू इससे ज्यादा बढ़ जाए। ऐसा ही मैं कुछ अपना विचार होम्योपैथी के बारे में कहना चाहूंगा कि एमबीबीएस में क्यों लोग जाते हैं? वहां की प्लेसमेंट के लिए, अच्छे रुतबे के लिए, अच्छा लोगों में समाज में स्टेटस के लिए, अच्छा पैसे के लिए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एडमिशन लेने वक्त किसी बच्चे के मन के अंदर ये होगा कि मैं इतना अच्छा डॉक्टर बन के मैं समाज में और पेशेंट को इतना अच्छा क्योर करूंगा। ऐसा ही होम्योपैथी में भी है। होम्योपैथी को हम चयन करते हैं किसी और वजह से। अगर हम होम्योपैथी को सेव करना चाहते हैं, अगर हम होम्योपैथी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम लोगों से तो नहीं बढ़े। हम तो अपने अपने पर्सनल कैरियर को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए हमें कॉलेजेस को प्रमोट करना पड़ेगा। हमारी होम्योपैथी को इतने अच्छे लेवल पे लेके जाना पड़ेगा ताकि बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। हम भी अपने बच्चों को डालना नहीं चाहते होम्योपैथी में। क्यों? क्या मिलेगा? कि बैग उठा करके घर घर में जाएंगे और लोगों के गांव गांव में जाके ऐसे ऐसे लोगों के पीछे बैठ के कहीं सिंपल जगहों में जाके बैठ के लोगों को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे भविष्य के लिए हम अपने बच्चे को भेजेंगे क्या? और कोई भी पेरेंट चुनेगा होम्योपैथी को कि ऐसा भविष्य हम दे रहे हैं बच्चों को। हम कोशिश करेंगे कि होम्योपैथी के किरदार को बढ़ाया जाए,
इसके लिए हमें अपना स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा। जब पेरेंट्स दूसरे देखेंगे कि होम्योपैथी वाले ऐसे बैग उठा करके 5-5 रुपए में दवाइयां बांटते रहते हैं, तो कोई भी आदमी जब रिटायर हो जाता है, रिटायर होने के बाद में फ्री में होम्योपैथी बांटना शुरू करता है। तो ऐसे ऐसे लोगों की वजह से होम्योपैथी विकसित होती है अपने के लिए। हम अपने लिए तो बहुत कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन प्रोफेशन के लिए हम शायद इससे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस सब के लिए जो मेरी अपनी राय थी, जब मैंने डॉक्टर साहब का वो मैसेज पढ़ा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आज हम बहुत सारे डॉक्टर्स की, नए डॉक्टर्स की ये हालत है कि 1,000 रुपया भी कमाने के सक्षम नहीं है, तो मेरे को बहुत दुख लगा। जिस बात को बढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ियां अपने प्रैक्टिस में बैठे और स्टेटस से बैठे, और वो रिकॉग्नाइज, लोग उनको रिकॉग्नाइज करें। क्यों? कि उनके अंदर गुण पैदा करें हम, कि वो कैसा पैसा कमाएं और कैसा लोगों में ना कमाएं। अगर ऐसा स्टेटस हम होम्योपैथी को देंगे तो होम्योपैथी कॉलेज में एडमिशन होगी, नहीं तो जैसे आज बुरा हाल हो रहा है, कॉलेज बंद हो रहे हैं, ये हमारे अपनी प्रैक्टिस चलाने से नहीं चलेंगे। होम्योपैथी को बढ़ाने के लिए, होम्योपैथी का स्टेटस बनाने से चलेंगे। और मैं लोगों को, अपने डॉक्टर्स को, पुलिस को, हमारी क्लास शुरू करने से पहले इनवाइट करना चाहूंगा कि आप सब अपना अपना माइक खोल के हम थोड़ा सा डिस्कस करें होम्योपैथी की प्रोग्रेस के लिए। आज तक जो बात हम करते आए हैं, अपनी प्रोग्रेस की बात है। मुझे लग रहा है कि मैंने अपने आप को तरक्की करनी है, कभी मैं फ्री कैंप लगाऊंगा, मैं ये करूँ वो करूँ, वो पर्सनल है। लेकिन होम्योपैथी को सस्ती बताना, होम्योपैथी के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं करना, ये होम्योपैथी के लिए घातक हो जाएगी। तो ग्रुप में से मैं, जो भी डॉक्टर आना चाहे अपना माइक खोल के, जो मैंने बात कही उन डॉक्टर साहबान की बात, अगर वो आज हैं तो वो जरूर पहले नंबर पे आए कि कौन सी डॉक्टर साहब है जिन्होंने वो डाला था। तो प्लीज हम इस बात को पहले करें, उसके बाद हम ये चीज करेंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू, एनीवन कैन कम। सर नमस्ते। जी प्लीज आइए। सर मैं डॉक्टर आरिंद हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से। आपकी वीडियो में आइए। आपको मैं अपनी वीडियो बंद करता हूँ, आप वीडियो ऑन कीजिए। आप ठीक है सर। हेलो। हाँ सर जी नमस्ते। आइए, नमस्ते जी। सर मेरा नाम डॉक्टर आरेंद्र है आप ही और ने मैं वो पोस्ट डिस्ट्रिक्ट डाली बिजनौर थी में सर? प्रैक्टिस करता हूँ। जी सर। आपकी पोस्ट थी ना वो? जी सर मेरी थी। जी जी। मुझे बहुत तकलीफ हुई आपकी बात को सुन के कि जिस चीज के लिए हम सब लोग प्रयास करते हैं, कहीं हमारा फेलियर है। तो आपका मन कैसे है कि जो मैंने बातें कही, आप सहमत हो इस बात से? सर आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया सर। इससे होम्योपैथी की प्रोग्रेस नहीं हो रही है, बल्कि होम्योपैथी और पीछे जा रही है। जी बिल्कुल। तो क्योंकि जो हमें फ्री के कैंप होम्योपैथी को प्रतिवर्ष आगे होते हैं। बढ़ाने के लिए इसका स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा। यस सर। जो फ्री के कैंप्स लगा रहे हैं ना सर, उनको कहीं जी ना कहीं से तो फंडिंग हो रही है, लेकिन जो बिल्कुल हो रही। जो एज ए करियर बनाना चाहते हैं होम्योपैथी में सर, उनके लिए ये बहुत बड़ा मुसीबत जो है हाँ बनता जा रहा है सर। हाँ, देखो आप अपने बच्चे को भेजेंगे ऐसे कॉलेज में, ऐसी होम्योपैथी, ऐसे सिस्टम को आप क्यों बनाओगे? यस सर। कोई नहीं बनाएगा। तो अगर हम होम्योपैथी को हाइट पे लेकर जाना चाहते हैं, तो डॉक्टर्स के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। सर कभी भी एलोपैथ्स जो हैं वो फ्री कैंप नहीं लगाते हैं, कभी भी फ्री दवा नहीं बांटते बिल्कुल नहीं वो बात। कैंप लगाएंगे तो जांच करने के लिए लगाएंगे। वो बाकी ये भी आप नहीं एक कहते बार कि ये मेडिकल सस्ती है, स्टूडेंट्स में आ गए। हालांकि होम्योपैथी से कोई महंगी नहीं है वो भी सस्ती है। स्टूडेंट कितने महंगे हैं, और कभी कहते हैं वो कि हमारी सस्ती है जी इसलिए अच्छी है। हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारी क्वालिटी अच्छी है? सर हम लोगों के पास क्वालिटी भी है और हम लोगों के रिजल्ट्स भी बहुत बेहतर हैं, पर सर इस तरीके से बहुत नाम खराब होता है होम्योपैथी का।
बिल्कुल, थैंक क्योंकि यू वेरी मच। आपने इतना अच्छा प्रयास किया, इतनी अच्छी पोस्ट डाली बिना किसी किसी के प्रभाव के, बिना किसी को अपने ऊपर हावी होने देने के लिए आपने अपनी मन की बात कही, तो मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बात। होम्योपैथी शुड बी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए होम्योपैथी में, यस सर। अपने डॉक्टर्स का स्टैंडर्ड होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। ये नहीं है सर कि मैं आपको मतलब घरों घरों में जाकर के वो करके लोगों को आपने पीछे लगाना चाहिए, नहीं, आप अपने में टैलेंट डेवलप करिए। सर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ इसका। जी सर मैंने 2012 में एनएचएमसी से अपना बीएचएमएस पास आउट किया है, लखनऊ से। जी तो सर वहां पे एक डॉक्टर एसके डे थे, तो वो बड़े अच्छे स्किन के केस निकालते थे। हाँ, आपकी आवाज तो थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ी सी ना कुछ बोलिए। जी सर वो बहुत अच्छा केस निकालते थे स्किन के, तो बहुत पेशेंट आते थे उनके पास। तो हमारे जो दोस्त बाहर रहते थे सर, तो उनके ना मकान मालकिन का लड़का था, तो उसके चेहरे पे ना बहुत सारे पिंपल्स आए हुए थे। तो उसने मुझसे कहा कि यार इसको ना दिखा देना, तुम डे सर में तुम्हारी ड्यूटी लगी है तो तुम दिखा देना इसको जाके। मैंने कहा ठीक है, तो इनको भेज देना, मैं दिखा दूंगा। अब सर मैं बैठा रहा, वो आए नहीं मेरे पास। तो मैं शाम में गया उनके पास, तो मैंने पूछा कि भाई आए क्यों नहीं, कि वहां पे तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और पर्चा तो 1 रुपए का था ना, तो हमने तो वो फाड़ के फेंक दिया। मैंने कहा बताओ, अगर ये पर्चा 200 रुपए का होता तो शाम तक वेट करते और दिखा के ही आते सर। 100% ऐसा ऐसा तो सर ये वैल्यू है लो प्राइस पे होम्योपैथी बांटने की। एक्चुअली डॉक्टर हेमंत साहब, आप इसकी गुणवत्ता को समझिए। जिन्होंने उस समय के रुतबे को छोड़ करके इतनी हाई पोजीशन में होकर के होम्योपैथी को चुना, तो होम्योपैथी तो उससे ऊपर होने चाहिए थी ना। यस सर। आज हमने इसको नीचे कर दिया। ये फर्स्ट लाइन में आई क्यों नहीं है? हमारे में गुण है। आज मैं कुछ बात करूंगा आपसे, हम इमरजेंसी में ठीक कर सकते हैं, हम फ्रैक्चर डिजीज को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड क्यों नहीं है? वो इसी वजह से है। बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू। और भी कोई आना चाहेंगे? ओके, थैंक यू सर। जी थैंक यू। सर मैं मैं प्रकाश थोड़ा डालना चाहूंगा। एक्चुअली इसमें बहुत सारी बातें हैं सर। जी एक तो अगर थोड़ा बैक में अगर हम लोग जाएं तो बैक की हिस्ट्री ये रही है कि जो पहले होम्योपैथिक कॉलेजेस हुआ करते थे, तो उस समय कोई स्टूडेंट्स आते नहीं थे। तो कॉलेज वाले जो भी लोग हैं वो पकड़ पकड़ करके स्टूडेंट्स को वो मैट्रिक पास को भी ले लिया करते थे, और वो क्लासेस वगैरह पूरी होती नहीं थी और डिग्री मिल जाती थी। तो हमारे यहाँ उस कैटेगरी के पुराने जो HMDS और बहुत सारी जो पुरानी डिग्रियां थी, तो वो उस तरह के जो लोग हैं एक्चुअली उन्होंने वो सही शिक्षा तो मिली नहीं उनको। खुद से उन्होंने जो हासिल किया पढ़ करके, बस वही है उनके पास। अब वैसी स्थिति में वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत भी नहीं है। तो इन लोगों के वजह से ये जो है अपनी जीविकोपार्जन चलाने के लिए वो चैरिटेबल का सहारा ले लिया करते हैं कि उनको एक फिक्स्ड इनकम वहां से मिल जाती है। और वैसे लोगों की संख्या अब मुझको लगता है कि ये धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब पुरानी पीढ़ी तो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और अब जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, जो हमारी शिक्षा का स्तर बदला है। नेशनल काउंसिल जो अभी बनी है उसने जो एक क्राइटेरिया स्टैंडर्ड लेवल जो बनाया है, उस पे तो बहुत सारे कॉलेजेस अब उस क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली, और अब बहुत सारे, अब देखिए नए कॉलेजेस में भी पहले डेड बॉडी की हमारे यहाँ कोई ये नहीं थी, सुविधा नहीं थी, हम लोगों को मिलता नहीं था पढ़ाई के समय डिसेक्शन करने के लिए, जबकि MBBS कोर्स में ये मिलता है। लेकिन अभी आपको बताऊं मैं, अभी इस सेशन में हमारा छोटा बेटा अभी ये कटिहार मेडिकल कॉलेज में वहां पे डेड बॉडी मिल रही है, उनको डिसेक्शन करके बताया जा रहा है। तो अभी हमारे कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि नए बच्चे जो हमारे आ रहे हैं, अब वो जस्ट लाइक पैरेलल टू MBBS, क्योंकि वो सारी चीजों को वो शिक्षा, अच्छा एक एक क्लासेस करना पड़ता है। अगर आपकी अटेंडेंस कम होगी
तो आपको वो पास आउट नहीं करेंगे, वो देंगे ही नहीं। तो ऐसी स्थितियां पहले नहीं थी। अब जो ऐसी स्थितियां, अब जो नए बच्चे आ रहे हैं, तो अब खर्चे भी बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ गए हैं, चाहे वो एडमिशन फीस हो, चाहे पढ़ाई का खर्चा हो, बहुत ज्यादा। तो डेफिनेटली जो बंदा इतना एक्सपेंडिचर करेगा, इतना मेहनत करके पढ़ के आएगा, तो उसकी तो चाहत होगी ना कि हम एमबीबीएस के पैरेलल में ही फीस लें, क्लिनिक अच्छी खोलें, तभी वो चल पाएंगे, अदरवाइज तो वो चल ही नहीं पाएंगे, रिकवर ही नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल ये स्थितियां जो अभी चल रही हैं, जो चैरिटेबल की वजह से हमारी होम्योपैथी फैकल्टी को बहुत निम्नतर आंका जाता है, बहुत निम्नतर। अगर कहीं किसी की बस चले ना, अब ये धर्मशाला है, ये यहाँ पे ये है, यहाँ पे होम्योपैथिक औषधालय खुलवा दो, सब जगह जो है इस तरह से यही मानसिकता बनी हुई है लोगों की। वो चीजें तो हमें नीचा करती है। हाँ, नीचा करता है हम लोगों को। एक्चुअली क्या है ना कि उनके पास वो डेप्थ नहीं है, वो डॉक्टर साहब, डेप्थ मैं नहीं है। एक हाँ, बात आपकी बात में ऐड करना चाहूंगा। ये हाँ, हाँ। जब सब चीजें जो कॉलेज में अभी शुरू हो रही है, लेकिन आगे जाके जब हमारा होम्योपैथ मार्केट में जाएगा, हम हम्म, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। हम वो कैसे हम्म, होगा? उसके अंदर एक क्वालिटी होगी, उसकी एक फीस होगी, उसका स्टैंडर्ड होगा, तभी उसको देख बिल्कुल, करके दूसरे होम्योपैथ आएंगे ना कॉलेज में। ये कौन बिल्कुल, है? बिल्कुल, मैं इसी बिल्कुल, चीज को, इसी होम्योपैथी को मान्यता को मैं मेंटेन करना चाहता हूँ। आपको शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे कि बिल्कुल जो मैंने सहमत, कहा। हाँ, बिल्कुल थैंक यू सही है। वेरी मच। मैं हाँ, चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलके होम्योपैथी को स्टैंडर्डाइज करना है। अपने आप को हमने कर लिया, हम सब बिल्कुल, संपन्न हैं। जो इधर बैठे हम बातें कर रही है ना, हमें खाना बहुत अच्छा मिल रहा है, हम सबके पास अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे बंगले हैं, एवरीथिंग भी है। बिल्कुल, बट बिल्कुल, होम्योपैथी को क्या दे रहे हैं? ये तो अपने लिए है। अगर मैं फ्री में कैंप लगाता हूँ, फ्री में मेडिसिन बांटता हूँ, तो वो मेरे अपने लिए है कि मेरे मेरे पास लोग आएंगे। वो होम्योपैथी के नहीं है। होम्योपैथी के लिए आप फीस वगैरह अपना अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे, अपने में गुण पैदा करोगे, आप इतने अच्छे अच्छे पेशेंट देखोगे, तो फिर लोग आपकी पैथी की तरफ आकर्षित होंगे। वो आकृष्ट होंगे तो एडमिशन होगा, एडमिशन होगा तो होम्योपैथी का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, हमारा परिवार बढ़ेगा। नहीं अदरवाइज तो हम लोग खत्म होने वाले हैं। आप देख ही रहे हो, कोई कॉलेज भी खत्म हो रहे हैं साथ में। होम्योपैथी इज गोइंग डाउन, ऐसा हो रहा है। हालांकि ये बहुत अच्छी साइंस होने की वजह से ऐसा हो रहा है। आप शायद सहमत होंगे मेरी बात से जो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सहमत हूँ। और हमारा स्टैंडर्ड वहां पे भी लो हो जाता है ना, जैसे अभी एक एलोपैथी डॉक्टर के साथ हमारा मान लीजिए एक सामना हो गया, और उन्होंने बिल्कुल कुछ हमसे सवालात कर दिए, और मेरे नॉलेज की कोई डेप्थ नहीं है, तो मैं उनको प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो सोचते हैं अरे ये क्या है, ये ऐसा ही है। मैं डॉक्टर साहब आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। अगर हम उनके सामने एक रिजल्ट दिखा देते हैं ना कि ये देखो कब क्या हुआ, तब सब चुप यस, हो जाते हैं। सब जितनी बिल्कुल, हमारा प्रयास है, जितना जो मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, सब लोग कर रहे हैं, किस लिए? ये अपने आप को सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं कि होम्योपैथी कुछ कर सकती है, और हम करके दिखाते हैं लोगों को। पिछली बार मैंने पूना में सेमिनार में सीएमएल का केस दिखाया, क्रॉनिक माइलोड ल्यूकेमिया। कभी बात करेंगे बाद में, आज नहीं करूंगा। तो उसके जो टेस्ट है, वो गवर्नमेंट एलोपैथी कैंसर हॉस्पिटल से नेगेटिव आए। उन्होंने डॉक्टर्स ने ये बोला था कि आप 1 घंटा मेडिसिन टेक नहीं करनी, लेकिन आज उस पेशेंट का क्या हाल है, कभी वीडियो बताऊंगा मैं उसकी। उसको 10 महीने हो गए वो मेडिसिन छोड़ी हुई। कैन यू इमेजिन? अच्छा, 10 महीनों से वो मेडिसिन छोड़ रखी है, जो डॉक्टर्स ने बोला था कि 1 घंटा भी नहीं छोड़ सकते आप। अब पेशेंट इतना अच्छा है, यू कांट इमेजिन। ये चीजें हम अपने स्टैंडर्ड बताएंगे एलोपैथी वाले। मैं वो हमारे दुश्मन नहीं है, हम भाई हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलना जानते हैं, लेकिन हम नीचे नहीं चलेंगे, क्योंकि हम अच्छा कर सकते हैं, इसलिए हम नहीं, स्टेटस बनाएंगे। उनकी नजर में हमारी पैथी को बहुत निम्नतर आंका जाता है। हाँ, वो वो बहुत हमें वही चीज अंडरस्टिमेट, खत्म करनी है हमने। वही अंडरस्टिमेट करते हैं बहुत ज्यादा, वो वो करते नहीं। एक्सेस करते जब हैं। हम उनके सामने हम उन्हीं के केसों को वो ठीक करके दिखाएंगे, तो वो अपने आप अपने को हमें को रिकॉग्नाइज करने लगेंगे। अब देखिए ना, अभी HMAI उनकी जो संस्था है,
हमारे होम्योपैथी में सबसे बड़ी खराबी क्या है कि हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, सारे बटे हुए हैं। और बटने का ये दुष्परिणाम है कि हम लोग कभी भी कोई भी चीजों को एक रूपता के हिसाब से हम लोग मैनेज नहीं कर पाते, और मैनेज नहीं कर पाते तो उसका खामियाजा हम लोग जो है ना, वो अंग्रेज जो कहावत कह के गए, डिवाइन एंड रूल, तो वही डिवाइड एंड रूल वाली स्थिति हम लोगों के साथ चल रही है कि हम लोग इतने भागों में बटे हुए हैं कि हम लोग कभी भी एक है नहीं, और हमारी आवाज भी सही से उठ नहीं पाती है। तो हम लोगों की ये भी बहुत बड़ी खराबी है कि हम लोग अलग अलग बटे हुए हैं। एक होना आवश्यक है। आज के दिन यूनिटी का ही स्ट्रेंथ जो है वो मापा जाता है, आपकी शक्ति को देखी जाती है। और हम लोग जब तक एक नहीं होंगे, आज देखिए IIHP है, HMAI है, दुनिया भर की संस्थाएं मिल जाएंगी आपको, सब जगह अलग 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 चल रही है। हेलो डॉक्टर विनय, मैं आपको थोड़ा सा एक बात अपनी ऐड करना चाहती हूँ। तो जी जी। आपने जैसे डायसेक्शन का बोला ना, हम लोग 79 टू 84 बैच के हैं दिल्ली NHMC के। तो हाँ हाँ। हमें तो तब भी डायसेक्शन के लिए बॉडी मिलती थी। और एक ये बात है कि हर होम्योपैथिक डॉक्टर को अपने अंदर एक प्राउड फील होना चाहिए कि मैं होम्योपैथ हूँ और मैं किसी एलोपैथिक डॉक्टर से कम नहीं हूँ। तो मैं अपनी सिटी में शायद कॉस्टलीस्ट हूँ, हालांकि ज्यादा फीस नहीं है, लेकिन और दूसरे होम्योपैथ से जब पेशेंट मेरे पास आता है तो दो बातें बोलता है। एक तो ये बोलता है कि हम तो इसलिए आए हैं कि हम शायद होम्योपैथी जो है वो इतनी महंगी होती नहीं है इतनी दवाई। तो उसका मैं सबके लिए बोल रही हूँ, यंग डॉक्टर्स के लिए भी, कि आप ये बोलो कि हमारी दवाई तो फ्री की है, हमारी सारी जो फीस है ना वो हमारी है, वो हमारी स्किल की फीस है। हमारी दवाई चाहे आपको, होम्योपैथ महंगा है, हाँ जी, होम्योपैथ वो महंगा हमारी, है। हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ, हमारी फीस है। और दूसरी बात वो ये बोलते हैं कि वो दूसरा होम्योपैथिक डॉक्टर है, हम उसके पास गए थे, उसकी तो 50 रुपए की दवाई है या 100 रुपए की दवाई है। तो आप उसको बोलो कि ठीक है, सबका अलग अलग होता है, मेरी तो यही है, मेरा पोटेंशियल है, मेरी ये फीस है। और फिर वो एलोपैथिक से कंपेयर करते हैं। तो आप उनको कि आप तो बिल्कुल एलोपैथिक डॉक्टर्स वाले से पैसे लेते हो जैसे वो लेते हैं। तो मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि हम भी उतनी ही मेहनत करके पढ़ के आए हैं जितना वो करते हैं, और हमारी भी उतनी नॉलेज है। तो सब होम्योपैथ अपने आप को किसी से कम ना समझें, अपनी नॉलेज में भी परफेक्ट रहें और अपने रिजल्ट्स में मेहनत करते रहें, और ये मत सोचें कि हम किसी एलोपैथिक डॉक्टर या किसी और से कम है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है और प्राउड से बताएं कि हम होम्योपैथ हैं। बिल्कुल थैंक यू प्राउड टू बी सर। होम्योपैथ। जब हाँ हम जी। डॉक्टर पूनम जी, मेरे को आपकी बात अच्छी लगी। जब आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट दे के दिखाएंगे ना, तो हमारा स्टैंडर्ड अपने आप ऊपर चला जाता है। एग्जैक्टली हम कर एग्जैक्टली सकते हैं, लेकिन हम एग्जैक्टली। करके भी फिर नीचा बैठ जाते हैं। ये कमी है हमारी। इसको सस्ती कह के, इसको फ्री में बांट के, आपको फ्री में आंकने वाले लोग खत्म हो जाएंगे। अभी मेरी बात सुनो, कभी कार्डियोलॉजिस्ट के पास लोग जाते हैं, 2 लाख रुपया स्टंट डालने का लग जाता है, लेकिन हम उसी स्टंट वाले आदमी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी नीचे वाले बन गए। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को स्टैंडर्डाइज नहीं किया। हम लोगों को सस्ती वाली मेडिसिन कह के देते हैं कि जी सस्ते वाली ये मेडिसिन है, ये फ्री वाली है, ये है। ऐसा करने से हम विकसित अपने आप को कर सकते हैं, सिस्टम को नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। जी सर अब हाँ, स्टार्ट करें सर, आप करते स्टार्ट हैं। करिए सर। और हाँ एक जी। आध लोग को अभी टाइम अच्छा पूरा देंगे, जब जितना आप चाहेंगे मैं उतना ही अच्छा देते अच्छा, जाऊंगा। हाँ मेरे को लग रहा लेकिन था टाइम का। हाँ कोई बात ही नहीं है, मेरे को टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मैं सोच रहा था कि ये बातें करनी कुछ जरूरी लगी मुझे। यस सर, आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। जी, यंग हम होम्योपैथ्स अपने के लिए बहुत जरूरी है ये। बहुत जरूरी है। देखो, ये जो हम बात करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये हमारी अपनी विकसितता है। हम अपने आप को विकसित करेंगे इससे, लेकिन होम्योपैथी विकसित नहीं होगी। होम्योपैथी को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, हमें अपना स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है? आपको किसी को पूरा मेरी बात बुरी लगी हो तो वो स्पीकर खोल के मेरे वीडियो खोल के मेरे सामने आए जरा। मैं अगर बुरी लगी हो तो वो भी आ जाए, अच्छी वाले तो आ ही गए। सर इसमें एक दिक्कत और आती है होम्योपैथी में। जी, आप अपनी वीडियो ऑन करिए प्लीज। हेलो सर जब हम कंप्लीट करके निकलते जी हैं ना जी, कॉलेज, हाँ जी तो हाँ जी पेशेंट जो आके बोलता है वो किताबों में लिखा नहीं है। जी।
हाँ, और ये तो जो बात आपने कमाल की किताबों में कही। लिखा है वो बिल्कुल वैसा मिलता नहीं है सर, तो वहां से चीजें ना गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाती है, फिर हम लोगों को हाँ, तुक्का लगाना पड़ता है, उससे रिजल्ट नहीं नहीं नहीं, निकलते हैं और उसी के लिए पूरा हमारा ये प्रयास है। जैसे हम बातें करते हैं, मैंने बहुत बार पहले भी बोला है कि हम एक्सप्रेशन से लेस कर देंगे लोगों को, हमारे हमारे डॉक्टर्स को, हमारे कुलीग्स को हम उन एक्सप्रेशन से लेस कर देंगे। हम इतना मटेरियल दे देंगे, जैसे फौजी जाते हैं जंग के लिए तो उनके पास पूरा बारूद होता है, पूरा मटेरियल होता है लड़ाई करने के लिए। हमारा बारूद जो है वो पेशेंट का एक्सप्रेशन है, जो मैं सीखता हूँ, जो मैंने सीखा है। अगर हम एक एक एक्सप्रेशन को जानने लग जाएंगे तो कोई भी पेशेंट किसी भी कंडीशन में आएगा वो आपसे ठीक हुए बिना नहीं जाएगा। ठीक है, चलो हम छोटी छोटी बातें करते हैं। हाँ, और कोई डॉक्टर इसके अंदर डिस्कस करना चाहे तो आ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। नहीं सर, ये तो चर्चाएं बहुत अनंत हैं, ये चलती रह जाएंगी तब भी कम होगा। तो ठीक बेहतर है है। कि हम लोग अपनी बातों को जितना अपने को स्ट्रांग कर सकें, अपनी नॉलेज को जितना हाँ, मजबूत कर सकें और जितनी अच्छी रिजल्ट दिखा सकें लोगों को, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी होम्योपैथी को लोग और ज्यादा बेहतर मानेंगे। थैंक यू इसीलिए वेरी हम लोग मच, अपनी थैंक यू। जानकारी ही बढ़ाएं सर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बस जानकारी को बढ़ा सके, आपने आपको विकसित कैसे करना है और स्टैंडर्ड कैसे देना है होम्योपैथी को, वो करेंगे। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आप सबके लिए कहने जा रहा हूँ कि आपकी जो भी राय हो, जो आज मैंने बात कही, उसको मैसेज में प्लीज़ ज़रूर डालिएगा। हर आदमी के लिए मेरी एक विनती है, जो हमारे कुलीग्स आज हम जुड़े बैठे हैं, अपने अपने मैसेज ज़रूर डालिएगा ताकि मुझे पता चले कि जो मैंने कहा कि वाकई में वो सही है या गलत है। मैं अपने आप को ना मैं गलत ना सही, मेरे अपने आप को सही कहने से मैं सही नहीं हो जाऊंगा। आप सबकी लोगों की मुझे राय चाहिए और प्लीज़ ग्रुप में अपने अपने मैसेज जरूर डालिए। थैंक यू वेरी मच। आज हम अपनी बात शुरू करते हैं। तो मैं आज छोटे छोटे टिप्स देने चाहता हूँ आपको, केस भी बताऊंगा, छोटे छोटे टिप्स के साथ बताऊंगा कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो क्या करता है। एक कंप्लेन लेके आता है, जी मुझे ये हो गया, मेरी ये तकलीफ है, मैं ऐसा फील करता हूँ, मुझे ये दिक्कत है। अगर उसको कोई दिक्कत ना हो तो हमारे पास क्यों आएगा। कंप्लेन तो क्यों ना हम आज कंप्लेनिंग को ही चुन लें। अगर हमें कंप्लेनिंग के कुछ चीज़ों के बारे में पता चल गया तो हम बहुत से केसेस को सॉल्व कर पाएंगे। मैंने आज छोटा सा रूब्रिक ये देखा, कंप्लेनिंग, तो मेरे मन में आया कि मैं इसके कुछ केस और कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं। आपने बहुत से लोगों को देखा कि लोग बोलते हैं कि जी वो आदमी या औरत मेरे को रास्ते में मिला या वो मुझे मिला, जब उसने मुझे देखा उसके बाद मैं बीमार हो गया या उसके बाद मुझे तकलीफ हुई। तो अगर देखा जाए तो देखने में आपको उसने कुछ कहा नहीं, कुछ मारा नहीं, कुछ आपसे सीना नहीं, तो फिर भी ये क्या चीज़ है कि उसकी बात से या उसके मिलने से आपको तकलीफ हुई। अक्सर आपको वो ये लोग कहते मिलेंगे कि जी उसकी नज़र लगी मुझे। ये पहले मैं एक बार सोचा था, इसके बारे में काम किया मैंने, तो पहले मैं सुपरस्टिशियस में डालता था इसको, बट मैंने और दो केसेस देखे ऐसे, तो मैंने उसको एक उसकी बात को इमेजिनेशन में डाला कि उसको इमेजिन ही हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ। ये सुपरस्टिशियस से अलग हो गई कुछ बात। तो वो क्या हो गया, मुझे तकलीफ हो गई उसकी वजह से। उसने देखा, वो मिले, उसने कहा,
ना प्लीज माइक ऑफ कीजिए आप। तो उसकी वजह से मुझे ये हुआ, ये क्या है, कंप्लेनिंग ऑफ इमेजिनरी इंजरीज। ये इमेजिनरी है, हुई कुछ नहीं है, इमेजिनरी इंजरीज, हाइवसैम्स, कंप्लेनिंग ऑफ इंजरीज ऑफ इमेजिनरी इंजरीज, इमेजिन किया पेशेंट ने। ऐसे ही और कुछ बात, तो आपने कभी देखा है कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि वो शिकायत नहीं करते, कॉन्टेंटेड फील रखते हैं, बहुत सी तकलीफें होती हैं, बहुत सा दुख वो झेलते हैं, लेकिन फिर भी कंप्लेन नहीं करते। हम इसी अवस्था को और तरीके से हमने समझा है, बहुत बार डिस्कस भी किया है, लेकिन एक डायरेक्ट बात है हमारे पास, कंप्लेनिंग नेवर। मैंने आज कंप्लेनिंग का ही चुना है, कुछ बातें हम इससे करेंगे और केस करेंगे। कंप्लेनिंग नेवर, कॉन्टेंटेड इंडिफरेंस टू सफरिंग, ओपियम। बहुत बार हम ऐसा कुछ देखते हैं कि कंप्लेन नहीं करते, झेलते रहते हैं और अपनी तकलीफ के बारे में इनडिफरेंस, इनडिफरेंस, डिफरेंस मीन्स दूरी, बेलगाव, और इसके बराबर का रूब्रिक फ्रेबुलस होता है। फ्रेबस में लगाव होता है, वो बेप्रवाह होता है, ये बेलगाव होता है। किसी डॉक्टर ने मेरे को पूछा भी था एक दिन कि फ्रेबुलस और इंडिफरेंस में क्या होता है। इंडिफरेंस में हम बेलगाव होते हैं और फ्रेबुलस में बेप्रवाह होते हैं। और ये कंप्लेनिंग नेवर, कंप्लेनिंग नेवर में और कॉन्टेंटेड इंडिफरेंस, सफरिंग टू, कंप्लेन डज नॉट, उसमें ओपियम हम इस स्थिति में देखते हैं। और एक केस कंप्लेनिंग, बहुत देर पहले मैंने ये दुख देखा, मेरे को इतने दुख मिले, इतनी तकलीफें झेली मैंने जीवन में, इतना कुछ मुश्किल देखा मैंने जीवन में, मेरे साथ इतना बुरा हुआ। वो बातें जो आज नहीं है उसको बोलना, बार बार उसी चीज़ों को दोहराना, कंप्लेन करना, क्रिकेरिया कर, कंप्लेनिंग ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफेंसेस, बहुत देर पहले जो डिसएग्रीएबल एक्यूरेंसेस आई, जो ऑफेंसेस आए, उनको आज भी ऐसे ही बोलते रहना कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा दुख झेला मैंने, लेकिन आज की स्थिति में वो नहीं है। इसलिए उसकी जो मेडिसिन है वो हम क्रिकेरिया कर देते हैं। और अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं कि तकलीफ की कंप्लेन करते हैं, पेन की, दर्द की। आज मैं केस भी बताऊंगा आपको, लेकिन अभी हम ये थोड़ा स्टडी करते हैं, कंप्लेन को स्टडी करते हैं। कंप्लेन पेन ऑफ, तकलीफ की कंप्लेन करनी, जे मुझे यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, ये दर्द, वो दर्द, उसमें से कुछ पर्टिकुलर दर्द की मैं बात करूंगा कंप्लेनिंग पेन ऑफ के साथ। कंप्लेनिंग पेन ऑफ इन टीथ, नक्सबम का मैंने सैकड़ों बार इसको अप्लाई करके देखा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और यही चीज अगर बच्चे में हो, टीथिंग के टाइम में कंप्लेनिंग टीथ ऑफ, बच्चा टीथिंग के दौरान तकलीफ फील करता है, कैमोमिला। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, कभी काम आ सकती हैं। बड़ों में तकलीफ दांत की है, नक्सबम का, और बच्चों में दांत की तकलीफ के साथ आपके पास आता है तो कैमोमिला। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मे बी रॉन्ग, आप करके देखना, आपको अच्छा लगे तो प्रैक्टिस में यूज करना। और कंप्लेनिंग विद पेन इन ईयर इन चिल्ड्रन, क्या बात है, बच्चे को दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, पल्सेट रहा,
कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे टिप्स हैं और बड़े काम आने वाले हैं। बच्चा कंप्लेन करता है कान का दर्द होता है, पल्सेटिला, ना सज्जा ना खब्बा ना राइट ना लेफ्ट ना कुछ भी, पल्सेटिला होगा। कंप्लेनिंग स्टोमक के बारे में, तकलीफ के बारे में बोलता है, मीदे में खराबी हो गई है, पेट में गड़बड़ हो गई है, पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। और दोनों ही मेडिसिन काम कर सकती हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि हर केस में ऐसा होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस विल बी कवर्ड बाय योर टू मेडिसिन, आर्सेनिक एंड नक्स वोमिका। और मैंने बहुत बार इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है कि ये बेसिक ये रेपर्टरी में सब लिखा है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कंप्लेन ऑफ स्टोमक्स, मिडे के पेट के बारे में, पेट की तकलीफ, कोई दर्द की तकलीफ, कुछ भी, आर्सेनिक और नक्स वोमिका दोनों में से मेडिसिन आपकी कवर करेंगी। नक्स और आर्सेनिक का कम जो कंपैरिजन है वो आप सबको पता है। अब आज हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। और एक कंप्लेन और, कंप्लेनिंग करता है पेशेंट, पूछोगे क्या तकलीफ है, वो बता नहीं सकेगा आपको कि क्या प्रॉपर क्या है। कहेगा मुझे ये है, मुझे तकलीफ है, मुझे वो है, लेकिन पर्टिकुलर कुछ भी नहीं बताएगा आपको क्या है। मैंने काफ़ी बार इस मेडिसिन को ट्राई किया है, कंप्लेनिंग व्हाट इज रॉन्ग विदाउट टेलिंग। अरे आपको है क्या वो नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी कंप्लेन करता रहेगा। मॉस्कस काफ़ी बार मैंने ट्राई किया, इसको प्रेगनेंसी में भी ट्राई किया, उसमें भी है शायद, इसमें मैं अभी बताता हूँ आपको। प्रेगनेंसी में भी इतना लड़कियां कंप्लेन करती हैं बार बार, ये वो, लेकिन प्रॉपर फिर भी नहीं बता पाएंगी एक्चुअली हो क्या रहा है। उसमें भी मैंने मॉस्कस को काफ़ी बार ट्राई किया, बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ। जो मैं आज की थोड़ी थोड़ी बातें आपको कह रहा हूँ, उनको ज़रा ध्यान से देख के प्रैक्टिस में अप्लाई करके देखना। बच्चे आते हैं, कभी लड़ते हैं आपस में, मैं तेरे को मार दूंगा, मैं तेरे को ये कर दूंगा, और इसने मारा मुझे, इसने ये किया, अब मैं इसको ये कर दूंगा। करना कुछ नहीं है, कहने की बात है। कंप्लेनिंग एंड थ्रेटनिंग, टायरेंट लॉ बहुत अच्छा बच्चों में काम होता है। जब बच्चे ऐसी स्थिति में हमारे पास आते हैं तो हम देखते हैं कि ये टायरेंट लॉ एकदम कवर करती है। बच्चे ने मार दिया, इसने मारा मुझे, मैं इसको मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ऐसी स्थिति में टेरिट्यूला इज द मेडिसिन। सुबह ही उठते बच्चे अक्सर रोना चिल्लाना, ये है वो है, इतनी कंप्लेंट्स आपको करेंगे, उठते ही चल पड़ेंगे, उठते ही शुरू हो जाएंगे। कंप्लेनिंग, वीकिंग ऑन, सिना, ये छोटी छोटी बातें मैंने आपके साथ शेयर की। आप काइंडली इसको अप्लाई करके देखिएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। कभी भी आपको फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये कंप्लेन को मैंने इसलिए चुना क्योंकि अक्सर पेशेंट हमारे पास कंप्लेन करते हैं और रिश्तों की बड़ी कंप्लेन होती है। मेरी भाभी अच्छी नहीं है, मेरे भाई अच्छे नहीं है, ससुर अच्छा नहीं है, सास अच्छी नहीं है, बहू अच्छी नहीं है, बेटा ये है, वो है, ये है। हर रिलेशन के बारे में कंप्लेन ही करते जाएंगे वो। मार्क्सॉल, कंप्लेनिंग रिलेशंस अबाउट। तो ऐसी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करनी चाहता था, तो इनका रिजल्ट मैंने प्रैक्टिकली अपनी प्रैक्टिस में देखा है, तो मैं इन बातों को आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अब हम केस के बारे में शुरू करते हैं। छोटे छोटे केस, छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो ना भूलने योग्य हैं। ये बेशकीमती एक्सप्रेशंस है जो मैंने हर रोज़ मैं पेशेंट से सीखता हूँ
और आपके साथ शेयर करता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आया, वो लड़की अप्रोक्सीमेट 38 के करीब है। बहुत देर से उस लड़की को तकलीफ थी। उनको कभी साधुओं के पास, बाबाओं के पास लेके जाया जाता था, इसको कसर हो रही है, इसको कोई हवा की कसर है, इसको कुछ भूत चिंबड़ गया है, इसको कुछ और हो गया है। और फिर आखिर में जब उनसे कुछ नहीं ठीक हुआ तो फिर साइकेट्रिक डॉक्टरों के पास लेकर गए। उन्होंने भी उनको मेडिसिन लगवाई, बहुत से ट्रैंकुलाइजर दिए। बहुत सालों से वो ट्रीटमेंट चलता रहा, कम से कम 4-5 साल हो गए उनको। कोई सेक्रेटरी का डॉक्टर नहीं छोड़ा उन्होंने। बात ये है, मैंने अपनी क्लिनिक में वेटिंग रूम में एक बोर्ड सा लगा रखा है छोटा सा, उसमें लिखा है आप पेशेंट को एक बात पूछिएगा कि आपको वास्तव में तकलीफ क्या है, वो ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से आपको तकलीफ है। ये आप कभी पूछना ना भूलें उससे। पेशेंट क्या कंप्लेंट लेके आया है, उससे हमारा एंट्री पॉइंट नहीं बनेगा। हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा कि पेशेंट उसके साथ रिएक्ट कैसे कर रहा है। उसका पेट दर्द हो रहा है, लेकिन पेट दर्द राइट में, लेफ्ट में, ऊपर में, नीचे में, ये बात अब हम नहीं करते। इंपॉर्टेंस है इन बातों की, पहले हमें यहीं से सीखा, लेकिन आज हम और डेवलप कर गए हैं। डॉक्टर सहगल ने हमें वो खजाना दे दिया है जो आज हम उसका एंजॉय कर रहे हैं। हम ये देखें कि उसको उसका क्या उसका एटीट्यूड है उस तकलीफ के बारे में, क्या पेशेंट का रिएक्शन है उसके बारे में, कि वो क्या चीज़ है जो उसको तकलीफ दे रही है, उसकी वजह से उसको कंप्लेंट हो रही है, उसको कभी नज़रअंदाज नहीं करें। तो मैंने उस लड़की को पूछा, उसके हस्बैंड और साथ में जो लोग लेकर आए थे वो भी पास में थे, बेटा क्या दिक्कत है आपको। उसने बोला कि उसके हस्बैंड ने बोला, दूसरे ने बोला, ये हमारे बेटा नहीं है, बस ये उसी परेशानी से परेशान रहती है। यहां पर क्या है, आप उनकी बात को वेटेज दो, लेकिन पेशेंस की बात से ज्यादा वेटेज नहीं देना। आप उसको नजरअंदाज भी नहीं करना, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं होना। अगर हमारा पेशेंट जो हमारे सामने है वो हमें अपनी बात कहेगा कि मुझे एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, तो मैंने देखा, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी कि इतनी बात के लिए कि बेटा नहीं है, कोई आदमी इतना परेशान होना, ये प्रपोर्शन मुझे सही नहीं लग रहा था। तो आई वॉज डाउटिंग द एक्सप्रेशन टोल्ड बाय द रिलेटिव्स एंड बाय द पेशेंट। तो मैंने क्या किया, पेशेंट्स के रिलेटिव को बाहर भेजा। तो मैंने उस बच्चे को पूछा कि बेटा आपकी वास्तव तकलीफ क्या है। सर बस कुछ नहीं, यही है, बेटा नहीं है इसीलिए। ये आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बेटा नहीं है, इसकी वजह से आपको ये इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि आप इतना मर रहे हो, इतनी तकलीफ हो रही है। पूरी जिंदगी आपने 5-7 साल से मेरे तो तकलीफ में थी, लेकिन 10 साल मैरिज के हुए तब से ये बात वो झेल रही है। तो उसने मेरी तरफ एकदम देखा, डॉक्टर साहब कि इन बातों के बताए बगैर आप दवाई नहीं दे सकते मुझे।
मैंने उनको बोला कि बेटा ऐसी बात नहीं है, मुझे क्या पता कि आपको क्या ऐसी तकलीफ है जो आपके हृदय को दुखी कर रही है। आप वो बताओगे तो मैं आपको ठीक करूंगा ना। मैं ज्योतिषी तो हूं नहीं कि मैं अपने आप ही ये बात को समझ लूं। हाँ, इतना मैंने जरूर समझा है, जो आप कह रहे हो वो सत्य नहीं है। आपका एक्सप्रेशन उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, ये प्रपोर्शन सही नहीं है इस बात का। इसलिए मैंने आपको अकेले बिठाया और मैं आपको पूछ रहा हूं, अगर आप ठीक होना चाहते हो तो आपको कहना पड़ेगा कि आपको वास्तव में तकलीफ है क्या। और वो इधर उधर देखने लगी, तो मैंने अपनी डिस्पेंसरी का भी दरवाज़ा बंद करवाया। मुझे लगा कि ये कुछ कहना चाह रही है, लेकिन उसके लिए ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही। तो फिर मैंने उसको बोला कि बेटा, आप डॉक्टर को अपने माँ से, अपने बा से भी ऊपर समझिएगा। जैसे आप गुरुद्वारा में, मंदिर में जाके अरदास करते हो, मन के अंदर कहते हो कि मुझे, मेरे से ये पाप हुआ, वो पाप हुआ, मैंने ये गलती की, परमात्मा मेरे को माफ़ कर दे। अक्सर ऐसा होता है ना, लेकिन वो अरदास जो अंदर से हम करते हैं वो लोगों में नहीं बताते। ऐसी ही बात जो आपके अंदर की है वो आप मेरे सामने बताइए, शायद मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊं। तो वो पेशेंट रोने लगा, लड़की रोने लगी, सर आपने जो बोला कि जो आपकी बात मुझे सत्य नहीं लग रही, ये 100% सही है सर। मुझे उसी बात ने आपके ऊपर विश्वास क्रिएट कर दिया कि इस डॉक्टर ने मेरे अंदर की बात को समझने की कोशिश की है और कुछ हद तक समझ भी पाए हैं, और मुझे इनको बताना ही पड़ेगा कि बात क्या है। 5-7 साल से पूरे रिश्तेदार, पूरे परिवार मेंबर कितनी तकलीफ में, कितनी तकलीफ में, खुद टॉर्चर हो रही है, लेकिन अपनी बात ना कहने की वजह से वो अपने आप को ठीक नहीं कर पाई। और कहती भी कहाँ, कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। अगर सुनने वाला भी हो तो उस सुनने से उसका हल करने वाला भी तो चाहिए ना। तो वो हम होम्योपैथ हैं कि इतनी गहराई की बात को सुन के उसका हम हल निकालते हैं, हम देखते हैं कि उसको ठीक कैसे करना है। ये बात यहीं तक नहीं कि आपने सुन लिया, यहीं उस सुनने के बाद में आपने उस पेशेंट को राहत देनी है, उसका रिजल्ट देना है, तभी हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। तो मैंने उससे बात की, उसने फिर बात शुरू की कि सर मैं क्या बताऊं आपको, जब से मेरी मैरिज हुई तब से मेरे हस्बैंड मुझे हाथ भी लगाते थे ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता था, तो मैं ऐसे पटक देती थी हाथ उनका, और ऐसे ही चलते मुझे परिवार वाले भी सब बुरे लगने लगे। अंदर से मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इनको देखूं तक ना, ये मुझे दिखने नहीं चाहिए। मैं ये भी सोचती थी कि ये इनका कसूर नहीं है, ये लड़के की मैरिज हुई है, मैं इसकी वाइफ हूं, ये मेरे से ये चीजें एक्सपेक्ट तो करेगा ही, बट सर मैं क्या करती, पता नहीं मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। उसका टच मेरे लिए दर्दनाक होता था, सिंपल टच, इंटीमेसी को तो बात ही अलग है। तब से मेरे मन में 1% उसके प्रति लगाव नहीं पैदा हुआ। उसके बाद 4 साल, 2 साल, 3 साल निकले, काफी साल निकले, हमारे रिलेशन भी हुए,
बच्चे भी हुए, तो लेकिन बेटे के लिए मैंने ये बहाना बना लिया कि मेरे बेटा नहीं है, इसलिए मेरे को ये तकलीफ़ है, मेरा मन परेशान होने लगा। तो लेकिन सॉरी, मैं ये बात बाद की है। इन बिटवीन दैट टाइम तो मेरा किसी के साथ मेल मिलाप हुआ, तो उसके साथ मेरे रिलेशन डेवलप हुए। उसके साथ मुझे बिल्कुल ही बुरा नहीं लगता था, कोई मुझे तकलीफ नहीं होती थी। आई वॉज एंजॉइंग एवरीथिंग विद हिम। तो ये बात मुझे, अब उस लड़के ने कुछ देर के बाद में मुझे छोड़ दिया। उसने अपना फ़ोन बंद किया, मेरे से बात करनी बंद कर दी। मैं परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई, मानसिक रोगी बन गई। साधुओं के साथ बाबों के सामने लेकर जाया गया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। होता कैसे, जब ये मेरी जो अंदर की तकलीफ है वो बात कैसे ठीक हो गई। आपको खाने को भूख लगी है, आप उसकी वजह से तड़प रहे हो, तो उसका ट्रीटमेंट मेडिसिन से नहीं होगा, वो चीज़ आपको मिलेगी तब होगा। जहाँ उसके लिए आपका माइंड चेंज होगा तब होगा। साइकेट्रिस्ट ने इतनी मेडिसिन दी, कुछ भी नहीं हुआ, नींद तक नहीं आई। तो आखिर में क्या हुआ, कोई उनके रिश्तेदार पेशेंट मेरे पास आए थे, उनको मैंने किसी इमरजेंसी में ठीक किया था। तो उन्होंने उनको बोला कि एक बार हम होम्योपैथी ट्राई करते हैं। डॉक्टर साहब से मैंने मेडिसिन ली थी, बहुत सारे ठीक हुए, आप मेरी बात मान करके एक बार मेरे साथ चलिए। वो लेकर आए थे मेरे पास। तो उसने ये बोला कि बच्चे हुए, बच्चों को भी मैं इतना दूर भगा देती हूँ, ये सब लोग मेरे लिए इतना करते हैं, पर फिर भी मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। बस सर, अब तो मेरे वो स्टमक के रीजन में हाथ लगा के बोल रही, मेरे अंदर हॉल पड़ते हैं। जब उसकी याद आती है तो मैं बार बार फोन को देखती रहती हूँ कि उसका फ़ोन आएगा, उसका फ़ोन आएगा, उसका फ़ोन आएगा, वो आता नहीं। बस ये मेरा मानसिक है। प्लीज माइक ऑफ कीजिए प्लीज। तो ये ऐसी स्थिति में मैं बहुत परेशान हूँ। जो मैं कह रही हूँ वो सत्य नहीं है, मैंने ये बात का बहाना बनाया हुआ है कि नहीं तो फिर मैं क्या कहूँ कि मेरे को तकलीफ क्या है। तो मैंने इसी का बहाना बनाया कि बेटा नहीं है, मैं इसी से परेशान हूँ। वास्तव में मुझे कोई परेशानी नहीं है, इसकी परेशानी मेरे को इस बात की है। तो बड़ा अजीब स्थिति हुई मेरे लिए। तो मैंने 10 साल 12 साल 15 साल पहले शायद जब भी मैरिज हुई थी, उस दिन से मैंने सोचना शुरू किया, उसके साथ जो हुआ ये नहीं था। तब से मैंने सोचा, उसको समझा, तो मैंने उसको मेडिसिन दी। पहले मैंने और भी कुछ मेडिसिन ट्राई की, उसका रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये मेडिसिन देने के बाद में जैसे मेरी हैबिट है कि मैं देखता हूँ कि 15-20 मिनट आप बैठिए प्लीज़, उसके बाद बताना, उतनी देर में आप मेडिसिन रिसीव करो। ये मेरा वर्किंग का एक अपना अंदाज है। आपको अच्छा लगे तो इसको भी अपनाना, नहीं तो छोड़ देना, आप अपने हिसाब से करें। मैंने उसको बाहर बिठाया, 15 मिनट के बाद में पेशेंट ने बोला कि सर ये मेडिसिन ने तो मेरे को राहत दे दी अंदर से। ऐसे कहा उसने कि जो मेरे अंदर हॉल पड़, अब हिंदी में मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, हॉल पड़ना। अब हिंदी वाले सब लोग समझ रहे होंगे क्या होता है ये। अंदर ऐसे स्टमक रीजन में एक खालीपन सा, एक हौका सा लगना, कि वो उसको हॉल पड़ना बोलते हैं पंजाबी में। आई डोंट नो व्हाट टू से इन हिंदी और इन इंग्लिश। नहीं वही है सर, हिंदी में भी वही कहते हैं, हिंदी में भी वही कहते हैं। तो अच्छी बात है, मेरा काम हो गया। मेरे को आती नहीं है ना हिंदी पूरी तरह,
मैं तो कोशिश करता हूँ आपके साथ अपने आप को व्यक्त करने की। और तो ये चीज़ उसने बोली कि सर ये चीज़ कम हो गई है। क्या बात है, अब राहत मुझे मिली। तो मैंने उसको मेडिसिन और डाली, 3 मेडिसिन बार डालने के बाद में, वो तो SLE डालते हूँ बाद में, तो पेशेंट ने बोला कि सर मेरा दिमाग हल्का हो गया सर, जो इतनी देर से कभी हल्का नहीं हुआ, वो मेरा दिमाग से वजन रह गया है, वो भार था वो जो हट गया है। तो मुझे लगा कि शायद आज मैं सही मेडिसिन के ऊपर पहुंच पाया हूं। तो उस मेडिसिन का रिजल्ट कमाल का है। कल उस पेशेंट का फ़ोन आया, तभी मैं आज आपको केस बता रहा हूं। मुझे दिमाग में आ गया कि मैं कल इसी बात की डिस्कशन करूंगा। बोला कि सर आपकी दवाई ने कमाल कर दिया। जो मेरे मन के अंदर रहता था, मैं मोबाइल पास में रखती थी अपने कि अब भी उसका फ़ोन आए, अब भी उसका आए, अब भी उसका आए, मैं देखती रहती थी बार बार। अब मेरे मन में लग रहा है कि थोड़े से दिनों के बाद में मैं मोबाइल बंद करके रख देती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे कोई फ़ोन आने की वो नहीं है। हाँ, याद बहुत आती है अब भी, लेकिन वो मोबाइल वाला काम छूट गया है। और मैं रात को भी यही काम करती थी। अब मैं रात को सोने लगी हूँ, मुझे नींद आने लगी है। और जो मैं बच्चों को मारती थी, फटकारती थी, दुरकारती थी उनको, वो चीज़ कम हो गई है। तो कमाल, सैल्यूट टू डॉक्टर सहगल कि उन्होंने हमें क्या दे के नवाजा, हम कभी भी उनका रिटर्न नहीं कर पाएंगे। होम्योपैथी को उन्होंने चांद के ऊपर पहुंचा दिया। कि ये चीज़ें जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये गुरुओं की ही बानी है। गुरु स्पीक्स, गुरु की बानी, गुरु के द्वारा बताई गई बातें, वो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या कमाल हो गया, जो साइकेट्रिस्ट फेल हो गए, कम से कम 5-7 साइकेट्रिस्ट से दवाई ली थी उन्होंने, इतने ट्रैंकुलाइजर, इतना जो भी वो देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, वो सब फेलर हुआ। लेकिन हमारी एक डोज क्या होगी? कालीफास। कालीफास 30 का ये इतना बड़ा रिस्पॉन्स मैंने देखा, मेरा मन खुश हो गया उस बात को देख के। तो मैंने कहाँ से एंट्री ली? अवर्जन हस्बैंड टू, नफरत थी उसके मन में पति के प्रति, जो वास्तव में नहीं होनी चाहिए। जो पति उसको घर में लेकर गया है, वो उसका टच उसके लिए दुखदायक है, वो उसको फेंक देती थी ऐसे। उसकी माँ के साथ बुरा बिहेव, उसके बाप के साथ बुरा बिहेव, उसके भाइयों के साथ बुरा बिहेव। क्यों? क्योंकि हस्बैंड के साथ जो तकलीफ थी, उसी की वजह से वो खुद तकलीफ में आ गई। जब कोई आदमी खुद तकलीफ में आता है तो फिर दूसरों के लिए वो सुखदायक नहीं हो सकता। उसका बिहेवियर वो उसकी अपनी तकलीफ की वजह से था। और नेक्स्ट रूब्रिक मैंने लिया क्रूएलिटी फैमिली टू हर, क्रूएलिटी टू हर फैमिली। दोनों ही रूब्रिक मैंने अप्लाई किए। कुछ विचार करने के बाद में जब मैंने उसकी बात को प्रॉपर सुना, प्रॉपर समझा, तो मैंने ये मेडिसिन दी। इस मेडिसिन का कमाल जो हुआ वो आपके सामने, इसकी मैं वीडियो नहीं दे सकता आपको, ना ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, क्योंकि वो एक लड़की का मामला है। लेकिन कभी ऐसी बात हुई तो ऑडियो जरूर सुना सकता हूँ, वो भी उस लड़की की कॉन्सेंट के साथ। तो ये कमाल का केस जो मैंने अपनी लाइफ में देखा, क्रूएलिटी टू हर फैमिली, अवर्जन टू हस्बैंड। तो जो इतने सालों से इंटीमेट नहीं होने की नौबत थी, बहुत ही ज़बरदस्ती, बहुत ही प्रयास से, इतनी नफरत से वो इस क्रिया को कभी संपूर्ण करती थी। उसके हस्बैंड ने बताया था मुझे
कि सर इसका मन इतना परेशान हो रहा है बेटे की ना होने की वजह से, लेकिन वो बात नहीं थी। सर ये हाथ भी नहीं लगाने देती, इतना बुरा बिहेव करती है, एकदम पटक के फेंक देती है मुझे। तो वहां से मैंने ये क्रिएटिव का लिया। सो ये केस इतना ही था। अब नेक्स्ट केस करेंगे। सर एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ जी। पे क्रुएलिटी क्यों लिया आपने और एवर्जन क्यों नहीं लिया टू फैमिली मेंबर्स? अवर्जन में होता है कि आप मेरे को अच्छी नहीं लगती, पीछे रहो। क्रुअल्टी में होता है कि उसको टॉर्चर करना होता है, क्रूअल है। क्रुअल्टी एक रिलेशन को लेके मैंने लिया कि मुझे लगा कि ये क्रुअल्टी है अपने पति के प्रति। ये क्रुअल्टी मुझे, अवर्जन तो सिंपली होती है कि आप उससे बात नहीं करोगे तो ठीक है, क्रुअल्टी तो उसको तकलीफ देने में हो गई, इसकी वजह से। हाँ जी, आगे चलें। हेलो, हाँ जी, कोई सुन नहीं रहा क्या? सब चुप हो गए? नहीं हाँ सर, सर, जी सर, जी आगे सर। चलें जी, हाँ चलें। सर। ओके, बिल्कुल नेक्स्ट सर। केस। नेक्स्ट केस तो मजा आया का केस सुनने का, जहां पर साइकियाट्रिस्ट फेल हो जाते हैं। वहां बहुत पर लाजवाब। हमारी होम्योपैथी ने क्या किया, ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे और फीस भी डबल लेंगे। पता नहीं, आप मेरे को क्रूअल समझो, जो मर्जी समझो, नो, आई एम रिकॉग्नाइज माई सेल्फ एंड माई पैथी ऑल्सो एंड माई गुरु ऑल्सो। ओके, तो सर प्लीज केस डालेंगे सर आप बाद में ग्रुप में? ये केस कहाँ डालना है? सर ग्रुप में सर पूरा हाँ, सुना ग्रुप नहीं है में। सर, पूरा सुना हाँ, नहीं डाल है देंगे। सर। डॉक्टर राशि जी को आप बोलना, वो डाल देंगी, मैं उनको दे दूंगा। ओके उनके सर, पास रिकॉर्ड ओके। होगा। हाँ, वो हाँ सर, रिकॉर्ड कर रही होंगी शायद, उनके हाँ, पास होगा, वो दे देंगी आपको, राइट। तो ओके सर, थैंक यू नेक्स्ट सर। केस करिए प्लीज, आप नेक्स्ट केस करते हैं। बस छोटी छोटी बातें करेंगे जो रूटीन रोजमर्रा की लाइफ में हमारे सामने आती हैं, वो करेंगे हम रूब्रिक को सीखते हैं, उनकी आत्मा को समझते हैं, लेकिन एक बैरियर आ जाता है, अप्लाई कहाँ पे करना है, बस वो चीज़ मैं क्लियर करनी चाहता हूँ। आप सबको मेरे से ज़्यादा पता है रूब्रिक के बारे में, आप सब लोग मेरे से भी ज़्यादा जानते हो, सबको पता है। मैं सिखाने नहीं आया हूँ, मैं बताने आया हूँ कि मैंने ऐसा किया। चलो नेक्स्ट केस करते हैं। एक केस मैंने अपने परिवार का, बहुत बुखार था, इतनी तकलीफ 3 दिन से चल रही थी, तो इतनी मेडिसिन मैंने, कम से कम 4-5 मेडिसिन मैंने चेंज की और बुरी तरह से फेल हुआ। और लास्ट में कभी कुछ मेडिसिन, कभी कुछ मेडिसिन, कभी कुछ मेडिसिन, तो मेरा बुरी तरह से फेलियर मेरे को अंदर से टॉर्चर करने लगा कि क्या यार तू होम्योपैथ बना रहा है। तो अपना एक पेशेंट का बुखार नहीं ठीक कर सका, जो मैंने जिंदगी में कभी, सॉरी टू से कि मैं ये बात ईगो से नहीं कह रहा, कि मैंने कभी भी ऐसा केस कोई फेलियर होने दिया ही नहीं प्रैक्टिकली। इमरजेंसी में मेरे को 4 मेडिसिन भी चेंज करनी पड़े तो मैं लास्ट में ठीक करके ही भेजता हूँ पेशेंट को, 99.9% सक्सेस रेट के साथ। लेकिन घर में मुझे तकलीफ हो रही थी इस बात की कि यार मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। लानत है ऐसे होम्योपैथ के ऊपर। क्या मैं लोगों को बताता रहता हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, अब यहाँ पर तो तुम्हारा ये फेलियर है। तो मैं बहुत तकलीफ में था सच में। तो मेरे को मेरे गुरु परम सत्कार जो डॉक्टर एम.एल. सहगल साहब की याद आई कि वो कहते थे, प्रेजेंट, प्रोडोमिनेंट एंड परसिस्टिंग को कभी नहीं छोड़ना। ये आपकी स्टिक है जो आपको हर अंधेरे से बाहर ले जाएगी। तो मुझे अपने मन के अंदर उनके दर्शन हुए और उन्होंने ये मेरे को ज्ञान फिर से दिया जो मैं शायद भूल गया था अपने इस केस में।
जो मैं और बातों में लगा और बातें सुनने में लगा, तो मैंने सब छोड़ दिया। मैंने देखा कि प्रेजेंट में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। अरे कमाल हो गया उस बात का। पेशेंट इतना हाई फीवर है, ऐसे कर रहा है, कभी उस करबट, कभी इधर करबट, कभी उधर करबट, कभी बेड के उस किनारे में, कभी इस किनारे में। इतनी बेचैनी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। और पेशेंट ने एक रात को ये भी बोला कि मेरे को कहीं ले जाइए, अब मैं बच नहीं पाऊंगी, मैं इस कंप्लेंट को झेलने से असमर्थ हो रही हूँ, कुछ ऐसा कर दो कि मैं ठीक हो जाऊं, अभी जान जा रही है। तो इन सब चीजों को मैंने जब ये देखा कि क्या हो क्या रहा है, मेरे सामने क्या रहा है, काइंडली आप भी ऐसा ही करना है। जो घटनाएं आपके सामने हो रही हैं उनको कभी नजरअंदाज मत करना। तो है क्या ये? मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, आपको क्या क्या कह रहे हो, आप क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, अपने आप हो रहा है ऐसा। पेशेंट को खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि ये मेरी आवाज निकल रही है। उसकी इतनी अत्यंत पीड़ा में उसको अपने आप का भी पता नहीं है। ऐसी गंभीर स्थिति। तो मैंने उसको मोर्निंग इनवॉलंटरी, जो अपने आप हो रहा है, ऐसे भी हम देखते हैं। मोर्निंग विद एवरी ब्रेथ भी हमने सुना है पहले बहुत बार, मैंने बहुत बार उसके केस भी बताए हैं। ऐसे होता है ना, मोर्निंग विद एवरी ब्रेथ, वो अलग बात है। उसमें क्या है, पेशेंट को पता होता है। अब पूछोगे तो क्या कर रहे हो, ये तकलीफ बहुत ज्यादा है इसलिए कर रही हूं, पर इसमें पेशेंट को पता ही नहीं है तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बॉडी अपने आप कर रही है। मोर्निंग इनवॉलंटरी, मोर्निंग रेस्टलेसनेस विथ, इतनी बेचैनी के साथ में हो रहा है। मोर्निंग फीवर विथ, फीवर ड्यूरिंग, impatient, cure him at once, डॉक्टर शुड, जल्दी ठीक कर दो, नहीं झेल सकती। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने देखी। मैंने अपने आप को भी कंडेम किया कि यार क्या बात है, तू इस केस को ठीक नहीं कर सकता, इतनी दवाइयां चेंज की तूने। तो मैंने उनको एक मेडिसिन दी। उस वक्त जो बीपी था 160/100 था, मैंने पेशेंट को बताया नहीं, मैंने बोला कि 130 के करीब है, कि पेशेंट घबरा जाएगा। बट मैं तो पूरा ही डरा हुआ था। इतनी गंभीर स्थिति को देख के मुझे लग रहा यार क्या बात है, तुम क्या कर रहा है, होम्योपैथी इतनी बड़ी साइंस है, ये तुम्हारा फेलियर क्यों हो रहा है? तो मैंने उनको मेडिसिन दी। आपको आश्चर्य होगा कि मेडिसिन देने के बाद में थोड़ी सी देर में पेशेंट को राहत आ गई। इतना कड़वा मुंह था पेशेंट का, तो वो टेस्ट चेंज हो गया, थोड़ी सी देर में टेस्ट चेंज हो गया और पेशेंट सो गया थोड़ी सी देर में।
मुझे लगा कि डर था बहुत ज़्यादा। मैं फिर भी बीच बीच में पूछता रहा कि आप ठीक हैं क्या, कैसी लग रहा है। मैं बोला कि बात मत करो, मुझे को नींद आ रही है। तो मैंने उनका एक्सप्रेशन देखा, जो पहले चेहरा इतना बिगड़ा हुआ लग रहा था, वो चेहरा भी मुझे ठीक लगा। तो मैं चुपचाप बैठ गया, वेट करने लगा कि अब पेशेंट बताएगा तो क्या देखेंगे क्या होता है। तो पेशेंट ने बताया कि मुझे अच्छा फील हो रहा है, टेस्ट चेंज हो गया और गुड फील हो रहा है। मेरे को पेशेंट का बीपी देखने से डर लग रहा था, तो मैंने हौसला करके बीपी को चेक किया। मैंने कार्डियक सर्जन से बात की थी कि सर इतना हाई बीपी हो गया है, वो मेरे फ्रेंड हैं, कि अब क्या किया जाए। उन्होंने बोला कि ये 3 मेडिसिन आप एडवांस देनी है, ये बहुत ही खतरे वाली कंडीशन है। तो मैंने ये मेडिसिन देने के बाद में सोचा कि अभी थोड़ा वेट करूंगा, मैं एक मौका और होम्योपैथी को देना चाहता, होम्योपैथी को नहीं सॉरी, अपने आप को, नहीं तो मैं फेलियर एक्सेप्ट करूंगा अपना। तो गुरु की महिमा है कि मुझे फेलियर का सामना नहीं करना पड़ा। तो जब मैंने बीपी चेक किया, आई एस्टोनिश्ड टू सी कि बीपी कितना, क्या बताऊं मैं आपको, 120/80। और पहले भी कभी इतना बीपी मैंने सही पेशेंट का नहीं देखा था। क्या बात है। अगर ऐसे काम हम अपनी वर्कशॉप्स में करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, तो कोई सोचेगा कि होम्योपैथी में एडमिशन लिया जाए। तो मैंने उस पेशेंट को कैसे देखा, मैं आपके साथ बात की। मॉर्निंग इनवॉलेंट्री, मॉर्निंग रेस्टलेसनेस विथ, मॉर्निंग फीवर ड्यूरिंग, impatient, cure him at once, doctor should, intolerance complaints office। मैंने उनको कैमोमिला 6 में दिया था और patient is feeling very much better, patient can move, patient can eat better। उनको खाना अच्छा लगना शुरू हो गया, खाना अच्छा लगा, थोड़ा सा चलने भी लगे। लेकिन इतने दिन के फीवर ने वीकनेस इतनी ज़्यादा कर दी, उतनी पावर अभी नहीं, लेकिन पहले से बहुत बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा। ऐसे काम हम अपनी वर्कशॉप में करेंगे तो हम होम्योपैथी का भी नाम ऊंचा करेंगे, गुरु का भी नाम ऊंचा करेंगे, जिन्होंने हमें इतनी बातें बताई, और अपने आप को भी संभाल पाएंगे। ये छोटे छोटे केस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और एक और नेक्स्ट केस, एक बच्चे का केस मैं आपको बता रहा हूँ। हाई फीवर 103, बच्चा इतनी परेशानी में ऐसा लेटा हुआ, सांस ऐसे ले रहा है, दूर दूर तक आवाज आ रही है, छाती की इतनी कंजेशन हो रही है, ऐसी सांस आ रही है, नाक बंद हो रहा है, मुंह खोल के बच्चा सांस ले रहा है, छाती में इतनी वीजिंग हो रही है, इतनी इन्फेक्शन कह रहे हैं जिसे एलोपैथी वाले बोलते हैं। बच्चा चुपचाप लेटा है, ना रो रहा है ना कुछ कह रहा है, बस माँ को या किसी परिवार मेंबर को जब उठाते हैं तो कंधे पे रखने से राहत मिलती है। बस कंधे पे ही रखोगे तो ही बच्चा वो ठीक रहेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये कुछ सिम्टम थे बच्चे के। और छोटा बच्चा 2 साल के करीब आपको क्या बताएगा कि मुझे ठंडी लग रही है। अगर आपको पूछोगे तो कितनी प्यास लगती है भाई तेरे को,
वो नहीं बता पाएगा। आपको हेडेक हो रहा है वो नहीं बता पाएगा। आपको बॉडी एक्स हैं वो नहीं बता पाएगा। आपको ठंडी लगती है वो नहीं बता पाएगा। कौन सी साइड की तकलीफ है आपको वो नहीं बताएगा। आपके थर्मल क्या है वो नहीं बताएगा। अरे इतनी बातों को छोड़ करके हमें गुरु ने इतना सरल रास्ता बताया, वो हमारे सामने है। क्या बात है। बलिहारे जाइए इस गुरु के, इसने हमें ये विद्या दी। क्या था देखने में? इंडिफरेंस टू सफरिंग। कोई लगाव नहीं है पेशेंट का लग रहा। इंडिफरेंस कंप्लेन डज नॉट। कोई शिकायत नहीं है। बच्चा कैसे शिकायत करेगा? रोएगा, चलाएगा, वो कुछ नहीं है। बस उठाओ, उसको कंधे पे बैठाओ तो अपने आप को अच्छा फील करता है। छोटी सी बात, कुछ भी नहीं पूछना, ना उसकी माँ से, ना बाप से, ना किसी और से। बच्चा तो बता ही नहीं पाएगा। अरे हम कितने अमीर लोग हैं, कितनी गुणवत्ता है हमारे सिस्टम में, हम बेजुबान को भी कैसे ठीक कर पाएंगे? जो बच्चा अभी बोलना नहीं जानता, पशुओं को भी हम ऐसे ठीक करते हैं। प्राउड टू बी ए होम्योपैथ। ये इतनी विद्या है हमारे पास। तो मैंने उस पेशेंट को मेडिसिन दी और कम से कम थोड़ी देर के अंदर बच्चा आराम से सोने लगा। जो उतना डिस्कम्फर्ट दिखाई दे रहा उससे, उसकी सांस में तब्दीली आ गई। इतनी बड़ी बड़ी आवाज़ें आ रही थी, विजलिंग की, बीजिंग की, विस्लिंग हो रही थी, रैटलिंग महसूस हो रही थी। उसकी आवाज़ें कम होनी शुरू हो गई और 15-20 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 25 मिनट के अंदर वो आवाज़ें, वो बच्चा सांस सरलता से लेने लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद में बच्चे को इतनी छींक आई, छींक आने की वजह से इतना डिस्चार्ज निकला नाक से कि रुमाल भर गया। उसके बाद में बच्चा और अच्छा हुआ। फिर उसने पानी पी लिया, चाय पी ली और उसके बाद में काफ़ी बार जब भी छींक आती थी, इतना डिस्चार्ज निकला कि बच्चे की छाती से आवाज़ आनी बिल्कुल बंद हो गई और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल और खाने पीने लगा। क्या बात है कि ऐसी स्थिति में एलोपैथ क्या करेंगे? एंटीबायोटिक्स, ये वो, एंटीपायरेट, ऐसा कुछ होगा। इतने बड़े सिस्टम से नवाजा है हमें कि हमारी एक डोज ने सब बल्कि एक्सपल्शन कर दिया। पेशेंट को राहत मिल गई। स्ट्रामोनियम 30 वाज द मेडिसिन। स्ट्रामोनियम 30। इतना कमाल हुआ इस केस में। इंडिफरेंस कैसा है फिर इसमें, थोड़ा सा बताइए ना प्लीज। जी, इंडिफरेंस, बच्चे का कोई लगाव ही नहीं है अपनी बीमारी के। आपको लग रहा है कि बच्चा उसके साथ कोई रिएक्ट नहीं कर सकता। नॉन रिएक्शन टू द कंप्लेंट इज इंडिफरेंस। बच्चों में ऐसा देखेंगे हम। कंप्लेंट डज नॉट। बच्चा रोता नहीं, चलाता नहीं, कुछ नहीं करता, वो कंप्लेंट नहीं है उसकी। बच्चे की कंप्लेंट कैसे होगी? रोने चलाने से होगी ना। वो थोड़ी बोल के कहेगा कि मुझे ये करो। वो इतना छोटा बच्चा जो उसको बोलना भी नहीं जाता है ना। इट्स ओके। हाँ जी, सही लगी आपको बात? जी सर। जी ओके। तो एक और केस करते हैं फिर उसके बाद में। क्या मेडिसिन दी है? सॉरी सर, क्या मेडिसिन दी है सर? स्ट्रामोनियम 30। थैंक यू सर, थैंक यू जी। इतनी इमरजेंसी में, जो कैमोमिला की इमरजेंसी, इसकी इमरजेंसी, दोनों ही एक जैसी। और एक छोटा सा और केस करते हैं, इसके बाद में आपसे विदाई लूँगा। हाँ, ये छोटा सा केस। अब थोड़ी सी दुख की बात बहुत की, अब थोड़ी सुख की बात करें। ये बच्चा
रो रहा था, चिल्ला रहा था। इसको गोद में उठाया, माँ के पास बार बार उसने माँ को टॉर्चर करके रख दिया। उसको बाथरूम में भी नहीं जाने थी, माँ 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 ऐसे चलता रहता। तो माँ कहने वाली बहुत सी मेडिसिन देके देख ली, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बच्चे को गोद में उठाया परिवार के मेंबरों ने, और इतना गुस्से में बच्चे ने, जिसने भी उठाया उसके ये लगा दिया, 2 4 3 इससे लगाई, ऐसा मारते थे बच्चे का। बच्चा जिसने गोद उठाया हुआ था अटेंडेंट ने, तो उन्होंने एक एक्सप्रेशन कहे दिखाना शुरू किया, रोना शुरू कर दिया अटेंडेंट ने कि आपने मुझे मारा, मैंने आपको गोद में उठाया, आपने क्यों मारा, ऐसा करना शुरू किया। तो उस बच्चे ने क्या किया, जो मैं देख रहा था ऐसा, उसको प्यार करने लगा बच्चा। अरे क्या बात है, ये प्रेजेंट सीन मैं देख रहा था। सॉरी। तो मैंने सब कुछ छोड़ के बच्चे को मेडिसिन दी। अरे क्या बात है। वो कुछ ही देर के बाद में माँ का पीछा छोड़ दिया, अपना आराम से खेलने लगा। वो रात को बहुत देर से सोता नहीं था बच्चा, वो सोने लगा आराम से, पूरी नींद अच्छी होने लगी उसकी। हाँ, एक और चेंज आई, जब भी उसको उठाते थे, जब उसका मन नहीं होता था तो वो करता था मार देता था, छोटा बच्चा। अब उसके बारे में जो दूसरी क्रिया थी वो नहीं करी। ये क्या हुआ? मेरे मानने में जो वो रिएक्शन था, जब बच्चे का मन नहीं गोद में जाने का, हमने उठा लिया तो उसने अपना रिएक्ट किया। दिस इज ए सोरिक। सोरिक मीन्स नॉर्मल, जो होना चाहिए, एक हेल्दी एक्शन है उसका। लेकिन जो बाद में रोते हुए देख के वो ये नॉर्मल नहीं है। ये बच्चे की एक अवस्था को दोहराता है, उसके इमोशन को वीक दोहरा रहा है। वो मैंने ऐसे को ऐसे समझा, वो पार्ट हट गया, ये पार्ट है, अभी ये पार्ट भी हटने लगा। वो खुश हो गया बच्चा। तो मैंने उसको क्रॉकस दी थी 30 में के सिम्टम देख के। बच्चा अभी तक पूरा स्वस्थ। एंगर जो रूब्रिक मैंने बनाए मैंने, एंगर अल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंसी। रिपेंटेंसी कहने से नहीं होती। ये नहीं है कि मैंने आपके थप्पड़ मारा तो मुझे अभी पछतावा हो रहा है, ये कोई बात नहीं है। लैंग्वेज कन्वेज वेरी लेस, भाव बहुत ज्यादा। पहले भी एक बार मैंने बात की थी, भाषा नहीं भाव को समझिएगा। तो भाव क्या है? क्विक रिपेंटेंसी। रिपेंटेंसी मींस उसका अगला एक्शन बता रहा है, एंगर अल्टरनेटिंग विद अफेक्शनेट। ये अफेक्शन क्या है? अफेक्शन उसके पछतावे को बता रहा है, इसलिए वो उसने अफेक्शन किया। तो एंगर अल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंसी, एंगर अल्टरनेटिंग विद अफेक्शनेट। तो क्रॉकस वाज द मेडिसिन। मैंने उस बच्चे को क्रॉकस दिया तो बच्चा पूर्ण तौर पे तंदुरुस्त हो गया। आज सर के लिए वो इतना ही। एक्सप्रेशन, सर सॉरी सर, एक्सप्रेशन थोड़ा और एक बार बता दीजिए। हाँ जी बताइए, बोलिए क्या, कौन सा एक्सप्रेशन? तो बच्चे का जो एक्सप्रेशन आपने ये आप सामने आइए जरा, आप वीडियो ऑन करिए, बताता हूँ आपको। मैं हटता हूँ, आप वीडियो ऑन करके आइए सामने। सर नमस्ते। डॉक्टर जी मधुस्मिता जी। कौन? डॉक्टर मधुस्मिता। वाओ, अरे आप तो बहुत अच्छे डॉक्टर है भाई। कैसे सर? हाँ। थैंक यू सर, कैसे जी। बोल रहे हैं आप? हाँ,
नहीं, आपके सामने अच्छा हमें बोल तो रहा कुछ हूँ मैंने। आता नहीं। नहीं, आपका नाम बहुत सुनता हूँ मैं। सभी बहुत अच्छे हैं जो जहाँ पर बैठे हुए मेरे से सब अच्छे हैं भाई। पता है क्या है, इसलिए अच्छे हैं जो कम से कम मेरी इधर उधर की बातों को सुनने के लिए बैठे तो हो आप। छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूँ बहुत आपसे सीखते शेयर हैं कर सर रहा हूँ, आपसे। मैं आपसे सीखता हूँ। तो हाँ, एक्सप्रेशन बताता हूँ, आप देखिए मेरे को। जी जैसे बच्चे को उठाया, बच्चा रोता चलाता है, लेकिन उसको जब उठाया जब गोद में, तो बच्चा नहीं चाहता था, तो उसने बोला ई ई, कान पे ऊपर लगाता था बच्चा, ऐसे थप्पड़ मारता था। ये एक्सप्रेशन था उसका। वो अल्टरनेटिंग क्या है, उसी के बाद में जब वो थोड़ा सा रोने लगा ना, ऐसी जिसने उठाया था वो रोता एक्चुअली वास्तव में कोई इतनी तकलीफ थोड़ी थी, वो देखने के लिए आपने मुझे मारा मारा, फिर उसने ऐसा एक्शन किया। ये प्यार का इजहार है। अरे बड़े कैसे करते हैं, अरे हस्बैंड ने पेश वाइफ को क्या कर दिया, बोला कि अरे वाइफ ने सुबह बोला था कि भाई ये सामान लेकर आना आपने, अरे तेरे को कितनी बार बोला है, मेरे को टाइम नहीं मिलता, तेरे को सामान की पड़ी रहती है। उसके बाद में वाइफ ने रोना शुरू कर दिया, फिर जाकर के बोला अरे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है ना, मैं जी नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, मेरा मकसद ये थोड़ी था, ये भी वही बात है। अब इससे तो समझ पाए ना आप, जी ये सर एग्जाम्पल अलग है, वो अलग है। बड़े ऐसा इजहार करेंगे, छोटे ऐसा इजहार करेंगे, जी सर ये एक्सप्रेशन अलग अलग है। ओके, सही लगी बात सर, आपको? थैंक यू। ओके, जो पहले मैंने बात कही थी उसका जवाब व्हाट्सएप के अंदर मैसेज में जरूर देना आपने। जो पहले मैंने बात की थी कि आप मेरे साथ सहमत हो कि नहीं। राइट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच जिन लोगों ने बैठने का इतना सर प्रयास आपको किया। छोड़ने को तो जी नहीं चाहता है। अरे मेरा सर भी नहीं मेरा चाहता भी आपको छोड़ने सेम, को। थैंक यू सेम सर, सर, थैंक यू सर, जी थैंक्स वेरी थैंक यू मच, सो मच, थैंक यू। थैंक्स वेरी थैंक यू मच, सर। थैंक्स वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। सर आप जी हमेशा जी लिए ऐसे लेक्चर्स।